अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ एजुकेशन एंड लर्निंग। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है फ्लूइड थेरेपी। जैसा कि आप जानते हैं कि अस्पताल या क्लिनिक में आने वाले अक्सर मरीज डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं। ये किसी बीमारी की वजह से हो सकता है या उनके अपने लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्लिनिक पे कौन कौन से फ्लूइड्स अवेलेबल होते हैं कॉमनली जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी आने वाले पेशेंट में डेफिशिएंसी को कैसे एस्टिमेट करना है, तो कौन सा फ्लूइड लगाना है, कितना लगाना है, बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो, और इस पूरी थेरेपी को हमने मॉनिटर कैसे करना है। फ्लूइड्स को हम दो तरह से तकसीम करते हैं। पहली तकसीम होती है कंसंट्रेशन की बेस पे, फ्लूइड हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक हो सकते हैं, और दूसरी तकसीम होती है कंपोजिशन की बेस पे। कंपोजिशन के हवाले से या तो ये क्रिस्टलाइड हो सकते हैं या कोलाइड्स हो सकते हैं। क्रिस्टलाइड आमतौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जिनमें शामिल है नॉर्मल सेलाइन, हाफ सेलाइन, कंसनट्रेटेड हाइपोटोनिक सेलाइन, डेक्सट्रोज 5%, 10%, 25%, लैक्टेटेड लिंगर, पेट सोल्यूशन एंड हार्टमैन। इसी तरह से कोलाइड्स में ब्लड आ जाता है। ब्लड से बनने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, एल्ब्यूमिन, हिमोक्सेल, जेलफ्यूसिन, हेटास्टार्च वगैरह शामिल है। जब भी मरीज प्रेजेंट होता है तो हमें फ्लूइड डेफिशिएंसी को एस्टिमेट करने के लिए 3 चीज़ों पे फोकस करना होता है, जिनमें से पहली है जो लॉस हो चुका है वो कितना है, जो ऑनगोइंग लॉसेस हैं वो क्या हैं, जैसे कि वोमिटिंग हो गई, लूज मोशंस हो गए, और मेंटेनेंस फ्लूइड डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी कितनी बनती है। इन तीनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमें देखना होता है कि इफ़ेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम कितना है और हमें मज़ीद कितना फ्लूइड पेशेंट को इन्फ्यूज़ करना है। रिससिटेशन के लिए फ्लूइड का एस्टिमेट करना बहुत आसान है। पेशेंट से पूछ लें, पेशेंट के अटेंडेंट से पूछ लें कि कितना लॉस हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग फिर 500 नॉर्मल सेलिन डायरेक्ट इन्फ्यूज़ कर दें, और उसके बाद दोबारा रीअसेस करें पेशेंट को। रिप्लेस करने के लिए आपको ऑनगोइंग लॉसेस और डेली नीड्स को मिला के देखना पड़ेगा, और फ्लूइड की मेंटेनेंस डेली बेसिस पे देखने के लिए एक तरीक़ाकार है हमारे पास बाय वेट। इसमें क्या होता है, किसी भी मरीज़ के पहले 10 kg के लिए हम 100 ml पर kg रूल अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट 10 kg के लिए 11 से लेके 20 तक 50 ml पर kg अप्लाई करते हैं, और अगले 21 से लेके ऑनवर्ड जितना भी पेशेंट का वेट होगा उस kgs को हम लेते हैं 20 ml पर kg के हिसाब से। अब छोटी सी एक मिसाल से ये क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक 70 kg पेशेंट आया, उसको हमने फ्लूइड रिक्वायरमेंट से पूरी करनी है बाय वेट फार्मूला से। तो क्या होगा, उसके पहले 10 kg के लिए उसकी डिमांड बन जाएगी 1000 ml, नेक्स्ट 11 to 20 kg के लिए बन जाएगी 500 ml, और 21 to ऑनवर्ड 70 kg टोटल, जो कि टोटल 50 kgs बनते हैं, उसके लिए डिमांड बन जाएगी 1000 ml। इन तीनों को हम 1500 एंड 1000 ml को जमा करेंगे तो ये बन जाएगी 2500 ml इन 24 आवर्स। ये मेंटेनेंस है, फ्लूइड मेंटेनेंस है एक 70 kg पेशेंट की फॉर 1 डे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, जिसे हॉलिडे-सेगर फार्मूला भी कहते हैं। इस फार्मूला में बेसिक रूल तो वही है जो बाय वेट वाला है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये आ जाता है कि डिजिट्स वो डिफरेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले 10 kg के लिए हमने 4 ml पर kg का रूल फॉलो करना है। नेक्स्ट 10 kg जो कि 11 से 20 तक बनते हैं उनके लिए 2 ml पर kg का रूल फॉलो करना है, और उससे आगे 21 से ऑनवर्ड जितने भी kgs होंगे वो 1 ml पर kg के हिसाब से हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसको भी एक छोटी सी मिसाल से, सेम मिसाल से हम कंसिडर करते हैं। एक 70 kg पेशेंट है, उसकी हमने फ्लूइड रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस डोज निकालनी है, तो पहले 10 kg के लिए 4 ml पर kg के हिसाब से बन जाएगा उसका 40 ml। नेक्स्ट 10 kg 11 to 20 के लिए उसका बन जाएगा 20 ml, और नेक्स्ट 21 to 70 kgs के लिए जो कि 50 kgs बनते हैं 1 ml पर kg के हिसाब से 50 ml बन जाएगा। अब इस 40, 20 और 50 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110 ml पर आवर। पॉइंट टू बी नोटेड इज हॉलिडे-सेगर फार्मूला पर आवर के हिसाब से मेंटेनेंस फ्लूइड कैलकुलेट करता है, लेकिन इससे पहले हम जो बाय वेट कर चुके हैं वो पर आवर के हिसाब से नहीं, वो 24 आवर के हिसाब से है। अब हॉलिडे-सेगर फार्मूला को हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोई भी पेशेंट बाय आपको प्रेजेंट करता है, आपको वेट कंफर्म है, आपने फ्लूइड रिक्वायरमेंट निकालनी है, इट्स वेरी सिंपल।
आप 40 को वेट में जमा कर दें, वेट इन केजी में जमा कर दें, तो आपके पास फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर आवर इन ml आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सेम पेशेंट हम कंसिडर करते हैं, 70 kg का पेशेंट हमारे पास जो आया था, तो 40 + 70 = 110 ml पर आवर। तो इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। तो दोस्तों हमने अभी तक ये तो जान लिया कि कितनी डेफिशिएंसी फ्लूइड की है, कौन सा कितना फ्लूइड देना है, मगर अभी तक हम ये नहीं जान पाए हैं कि कौन सा फ्लूइड देना है। इसके लिए सिंपल से 3 रूल आपने याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहला है लाइक शुड रिप्लेस लाइक। मतलब जो बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, आपने जो इन्फ्यूज़ करना है उसकी कंपोजिशन उसके क्लोजेस्ट होनी चाहिए। सेकंड, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो हम फ्लूइड दे रहे हैं वो बॉडी के किस कंपार्टमेंट को फिल करने जा रहा है। हमने बॉडी को फ्लूइड कंपार्टमेंट के लिहाज से 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है उसके आप फर्दर 2 हिस्से याद रख लें, एक इंट्रावास्कुलर जिसे आम कंसेप्ट के लिहाज से हम ब्लड कह सकते हैं, एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि सेल के बाहर लेकिन टिश्यू के अंदर होता है, और तीसरा है सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। बाय डिवीजन अगर हम देखें तो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड 11% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड 22% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड होता है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड 66% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड होता है। हम जो भी फ्लूइड इन्फ्यूज करेंगे, ट्रांसफ्यूज करेंगे, वो इन 3 कंपार्टमेंट्स में से किसी 1, 2 या तीनों कंपार्टमेंट में जाके एडजस्ट करें। इसी तरह से अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के 33% में से 1/3 मतलब 11% इंट्रावास्कुलर फ्लूइड बनता है, जिसको हम ब्लड कंसीडर कर सकते हैं, और जो 2/3 है 33% का जो 22% बनता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हिस्सा होता है। अब मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि एक मरीज को डेक्सट्रोज 5% 1000 ml ट्रांसफ्यूज किया जाए। डेक्सट्रोज 5% हमारी बॉडी में बॉडी के फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे वो बजाते खुद डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब इसका कि डेक्सट्रोज 5% का 110 ml 1000 में से इंट्रावास्कुलर रहेगा, 220 ml इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हिस्सा बनेगा और 660 ml इंट्रासेलुलर फ्लूइड का हिस्सा बनेगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम बात करें 1000 ml नॉर्मल सैलीन की, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। वो कैसे? अगर हम 1000 ml नॉर्मल सैलिन इन्फ्यूज़ करते हैं किसी पेशेंट में, तो उसका 1000 ml का 330 ml इंट्रावास्कुलर फ्लूइड का हिस्सा बनेगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में 660 ml ऑलमोस्ट रहेगा। जबकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड नॉर्मल सैलिन का ऑलमोस्ट कोई भी ml नहीं ले पाएगा। यही डिस्ट्रीब्यूशन, मिलती जुलती डिस्ट्रीब्यूशन लैक्टेटेड रिंगर अपने साथ शो करता है। और लास्ट में हमारे पास बच जाते हैं कोलाइड्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टोटल डिफरेंट हो जाती है, ना तो वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का हिस्सा बन पाता है, इसी तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हिस्सा भी वो नहीं बन पाता है। तो तकरीबन सारे का सारा 1000 ml कोलाइड will be the part of intravascular fluid। in simple words ये ब्लड का हिस्सा ही रहेगा। तो यहाँ हम शामिल करते हैं टिप ऑफ द डे। वो ये है कि कभी भी बर्न पेशेंट को फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले 24 आवर्स में कोलाइड्स ट्रांसफ्यूज नहीं करने चाहिए। तो क्यों नहीं करने चाहिए, इसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का। तो दोस्तों, हम ये भी जान चुके हैं कि कौन सा फ्लूइड देना है, हम ये भी जान चुके हैं कि कितना फ्लूइड देना है। अब बारी आती है कि हमने किस स्पीड से ये फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें एक छोटे से फैक्टर जिसको ड्रॉप फैक्टर कहते हैं, इसका पता होना चाहिए। ड्रॉप फैक्टर होता है कि कोई भी ड्रिप सेट ट्रांसफ्यूजन सेट जो 1 ml फ्लूइड ट्रांसफ्यूज कर रहा है उसके कितने ड्रॉप्स बनाता है। आमतौर पे हम 3 तरह के सेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए, ड्रिप सेट, माइक्रोब्यूरेट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। अब ड्रिप सेट की अगर बात करें तो इसमें 1 ml के 15 ड्रॉप्स बनते हैं। माइक्रोब्यूरेट की बात करें तो 1 ml के 60 ड्रॉप्स बनते हैं।
और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट की बात करें तो 1 ml के 10 ड्रॉप्स बनते हैं। छोटे से फॉर्मूले से अंडरस्टैंड करते हैं ड्रिप सेट के लिए रेट क्या होना चाहिए। ये फॉर्मूला है ड्रॉप रेट मल्टीप्लाई बाय फोर्स इज इक्वल टू ml पर आवर। मतलब कि कोई भी ड्रॉप रेट आपने रखा है उसको 4 से मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितना फ्लूइड ट्रांसफ्यूज होगा। मिसाल के तौर पे हमने ड्रॉप रेट रखा 70 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो जवाब क्या आता है 280 ml फ्लूइड विल बी ट्रांसफ्यूज्ड इन 1 आवर। इस तरह से माइक्रोब्यूरेट के लिए तो बहुत ही आसान तरीकेकार हो जाता है। जो भी ड्रॉप रेट आपने रखा है इक्वल टू उतने ml 1 घंटे में ट्रांसफ्यूज होंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए, लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट कंसीडर करना है वो है टाइम। स्पेशल कंडीशंस होती हैं जहाँ पे टाइम बहुत मैटर करता है। जैसे पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं उसमें अगर हम 1 साल से कम के बच्चे की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट 30 ml पर kg 1 घंटे में ट्रांसफ्यूज करना है, नेक्स्ट 70 ml पर kg अगले 5 आवर्स में ट्रांसफ्यूज करने हैं। इसी तरह से अगर बच्चा 1 से 5 साल का है पेशेंट तो पहले 30 ml आपको 30 मिनट्स में ट्रांसफ्यूज करने और नेक्स्ट 70 ml आपको 2 आवर एंड 30 मिनट्स में ट्रांसफ्यूज करने हैं। इसी तरह से एक स्पेशल कंडीशन है बर्न पेशेंट्स की जिसमें एक स्पेशल फार्मूला है पार्कलैंड फार्मूला। उसमें जो भी आपका जवाब आता है 24 आवर्स के लिए उसमें 50% जो फ्लूइड है वो पहले 8 घंटे में ट्रांसफ्यूज करना है तो रेट उसी हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे और नेक्स्ट 50% फ्लूइड अगले 16 आवर्स में ट्रांसफ्यूज करेंगे और उसी हिसाब से आपको अपना रेट डिफाइन करना है। तो दोस्तों आखिर में हमारे पास आ जाता है कि हमने फ्लूइड थेरेपी को मॉनिटर कैसे करना। उसके लिए हमारे पास कुछ सिंपल फैक्टर हैं, कुछ थोड़े कम्प्लेक्स हो जाते हैं तो हम उनको एनलिस्ट कर लेते हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, यूरिन आउटपुट है, अगर पेशेंट कैथेटराइज है तो, और कैपिलरी रिफिल टाइम है, डेली वेट है, कॉन्शियस लेवल है, CVP है, GVP है, इसी तरह से बेसल ग्रेफ्ट्स हैं इनके सुपरमोनरी एडीमा और इसी तरह से पीडल व सैक्रल एडीमा है। अगर चेक करते रहें ओवर द क्लेविकल। इसी तरह कुछ लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हैं जैसा कि हेमाटोक्रिट है, सीरम लैक्टेट है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, यूरिया क्रिएटिनिन रेशो है, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है, बेस एक्सेस है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप सामने रख के फ्लूइड थेरेपी को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं टू अवॉइड हाइपोवोलेमिया एंड हाइपरवोलेमिया। आखिर में बारी आती है क्विज की। तो क्विज ये है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को लैक्टेटेड रिंगर ट्रांसफ्यूज करना चाहिए या नहीं। तो इंतज़ार रहेगा कमेंट सेक्शन में आपके जवाबात का।